हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी की कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको यूट्यूब पे डेली 4 क्लासेस मिलती हैं, जिसमें से मॉर्निंग के 8 बजे के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड माध्यमिक आचार्य के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। दोपहर के 4 बजे कवर कर रहे हैं जेपीएससी जेट और यूजीसी नेट के सिलेबस को। और रात के 8 बजे कवर कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। और सुबह के 11 बजे आप लोगों के लिए एक लाइव क्लास होती है, जिसमें टॉपिक वाइज आप लोगों को क्वेश्चन डिस्कस करवाया जाता है। और मंडे से लेकर सैटरडे तक टॉपिक दिया हुआ रहता है, और उसी के अकॉर्डिंग संडे को रिवीजन क्लास रहता है। तो आप लोग वैसे स्टूडेंट जो सोशियोलॉजी से अपने तैयारी को कर रहे हैं, वो लाइव क्लास से भी ज़रूर जुड़िए। बात की जाए झारखंड माध्यमिक आचार्य की, तो इसके अंतर्गत इसमें आप लोगों को पता ही होगा कि ये झारखंड राज्य का गठन होने के बाद समाजशास्त्र विषय से पीजीटी लेवल पर टीचर का ये पहली बार वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है। यानी 25 सालों में ये पहली बार वैकेंसी आई हुई है। और इसमें आप बोल सकते हैं कि आपको अपनी तैयारी को बहुत अच्छे प्रकार से करना होगा, और कंपटीशन भी देखने को मिलेगा। कट ऑफ भी आपको अच्छे खासे लाने पड़ेंगे, आप उसको हल्के में लेकर अपनी तैयारी को नहीं कर सकते हैं। तो इसमें टोटल जो सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट दिया गया है, जो आपका सिलेबस बताया गया, उसमें 67 यूनिट बताया गया है। 67 यूनिट तो आपको मेंशन किया गया है, फिर उसमें पार्ट किए गए हैं। तो अप्रॉक्स आप सब समझ सकते हैं कि आपको कितने सारे यूनिट्स को, कितने सारे थिंकर्स को पढ़ते हुए चलना पड़ेगा। तो यूट्यूब पे जो क्लासेस हो रही हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग यूनिट 26 आज कंप्लीट हो जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है हिंदू सामाजिक संस्था के अंतर्गत जनजाति से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या इससे रिलेटेड आयोग है, कौन कौन जनजाति के अंतर्गत आता है, इस सभी को आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और कल बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा था कि मैम पेड ग्रुप में ज्वाइन होने का प्रोसेस क्या है। तो देखिए, आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे आप कॉल करके, ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से पेड ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। पेड ग्रुप में मैं आपको क्या प्रोवाइड करूंगी एक बार बता दूं। जो 67 यूनिट है, उसका कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में। प्लस आप लोगों को एक्स्ट्रा मटेरियल दिया जाएगा। एक्स्ट्रा मटेरियल में आपको 2000 प्लस के जैसा, 2100 के जैसा आपको वन लाइनर मिलेगा सोशियोलॉजी का, जिसको आप कीवर्ड के जैसा यूज़ कर सकते हैं वन लाइनर फॉर्म में। प्लस जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम हैं, झारखंड में तो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया नहीं गया है, लेकिन बात कीजिए अदर स्टेट की, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तो उसमें जो समाजशास्त्र विषय से पीजीटी लेवल पर क्वेश्चन पूछे गए, उससे कीवर्ड आपको 500 प्लस रहेगा। एनसीईआरटी बुक का 200 प्लस के जैसा कीवर्ड रहेगा, जो कि समाजशास्त्र थिंकर और उनसे रिलेटेड जो सिद्धांत और सिद्धांतकार, फिर बुक्स और ऑथर के नेम रहेंगे, कथन से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। 10 प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। प्लस आपको टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, जहाँ पे डेली रात के 9 बजे टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस्ड फ्री में टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है। तो बात की जाए आज के टॉपिक की, आज का हमारा टॉपिक है हिंदू सामाजिक संस्था के अंतर्गत जनजाति। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनजाति से रिलेटेड। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बार बता दूं, इसमें आपके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आते हैं। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो कोई पर्सनल इशू इसमें मत करिएगा, क्योंकि ये आपका बुक से रिलेटेड है। जो आपको थ्योरी में बोला गया है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को थ्योरी के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास करूँगी। कोई भी अपने ऊपर इसको लेकर मत चलिएगा। तो देखिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जाति जिसको कि एससी कहा जाता है, और अनुसूचित जनजाति जिसको कि एसटी कहा जाता है, इतना हम लोगों को पता ही है। तो अनुसूचित जो जनजाति है, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें दलित, अछूत या अस्पृश्य जातियां भी कही जाती हैं। और अस्पृश्य जातियां वे जातियां होती हैं जिनको कि छूने का योग्य नहीं माना जाता है। तो इसी से रिलेटेड एक थिंकर है डी.एन. मजूमदार। डी.एन. मजूमदार ने अपने परिभाषा में बताया है कि अस्पृश्य जातियां क्या है। तो अस्पृश्य जातियां वे हैं जो विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक निर्योग्यताओं से पीड़ित है। मतलब
अस्पृश्य जातियां हम उन जातियों को कहेंगे जिनको समाज के अंतर्गत या राजनीति में, मतलब संविधान के अंतर्गत जो चीज़ें उनको स्पेशल बनाने के लिए प्रोवाइड की गई है समाज में, राजनीति के क्षेत्र में, उनको वो सारी चीज़ें नहीं मिली हैं, जिनमें से बहुत सी नियोगिताएं जो है उच्च जातियों द्वारा परंपरागत रूप से निर्धारित और सामाजिक रूप से लागू की हैं। अब ये नियोगिता यानी उनके ऊपर कुछ प्रतिबंध किया गया। तो ये जो प्रतिबंध है ये किनके द्वारा, तो परंपरागत रूप से क्या बोला जा रहा है, जो उच्च जातियां हैं उनके द्वारा या समाज के द्वारा किसी न किसी रूप में किया गया। ये किनका कहना है, तो डीएम मजुमदार का कहना है। नेक्स्ट एक थिंकर है के.एन. शर्मा। उन्होंने बताया है कि अस्पृश्य जातियां वे हैं जिनके स्पर्श से एक व्यक्ति अपवित्र हो जाए और उसे पवित्र होने के लिए कुछ कर्म कांड इस टाइप का जो करना पड़े, तो वो क्या होता है, अस्पृश्य कहलाता है। अब है कि हम लोग जो फैक्ट है उस हिसाब से देखते हैं। जैसे अनुसूचित, ये जो शब्द है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किनके द्वारा किया गया, तो साइमन कमीशन के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, तो 1935 में। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जे.एच. हटन ने 1931 में जनगणना में, जब जे.एच. हटन ने 1931 में जब उन्होंने जनगणना की, तो उसमें वे दलितों को क्या बोलते हैं कि दलित क्या है, ये बाहरी जाति है। दलित को वो दूसरा क्या नाम देते हैं, तो बाहरी जाति का नाम देते हैं। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि किसने दलितों को बाहरी जाति कहा है, तो जे.एच. हटन ने कहा है। कब कहा है, तो 1931 में कहा था। महात्मा गांधी ने उनको क्या कहा है, हरिजन, हरि के जन, हरि के भक्त, ठीक है, हरि के बच्चे। तो ये कब कहा है उन्होंने, 1935 में कहा है। अब है कि आपको जो यह टॉपिक दिया गया है कि जनजाति पढ़ने के लिए, तो इसमें आपको एग्जाम बेस्ड कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन्हीं चीज़ों को मैं यहाँ पे आप लोगों को बताई हूँ। जैसे इसमें आपको अनुच्छेद से रिलेटेड पूछे जाएंगे। जैसे अनुच्छेद नंबर 17, ये किसकी बात करता है, तो ये अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत के अंत की बात करता है। अनुच्छेद 19 ये किसका, तो व्यवसायिक नियोगिता की समाप्ति, किसका बात करता है, तो व्यवसाय नियोगिता की समाप्ति अनुच्छेद 19 बात करता है, जिसमें बोला जाता है कि हम लोग जानते हैं ना कि जो जिस जाति में जन्म लेता है उसका अगर स्पेसिफिक कोई व्यवसाय हो तो उसको वही करना पड़ेगा। तो जो अनुच्छेद 19 है ये बोलता है कि नहीं, ऐसा कोई पाबंदी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कुछ दूसरा व्यवसाय अपने जाति से छोड़कर अपनाना चाहता है तो वो अपना सकता है। फिर अनुच्छेद 25 किसकी बात करता है कि किसी भी धार्मिक स्थान पर जाने की स्वतंत्रता। पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग थे, मतलब जो दलित वर्ग के लोग थे, उनको मंदिरों में प्रवेश से निषेध था। सार्वजनिक स्थानों में जैसे कुआं में चढ़ने से निषेध था, जहाँ पे उच्च जाति के लोग अपना पानी लेते होंगे, मंदिर जाते होंगे। तो अनुच्छेद 25 में उनको बोला कि नहीं, आप धार्मिक स्थानों पर भी जा सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता प्रदान की गई। अनुच्छेद 46 क्या बोलता है कि राज्य स्टेट जो है वो अनुसूचित जाति जनजाति को अत्याचार से बचाएगा, और अगर उनके ऊपर किसी प्रकार का अत्याचार हो रहा है तो अनुच्छेद 46 जो है वो राज्य क्या करेगा, उनको संरक्षण प्रदान करेगा और सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक हितों के का संरक्षण पिछड़े वर्गों के लिए भी करेगा। सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और आर्थिक रूप से भी उनको क्या करेगा, हित प्रदान करेगा, उनके लिए अच्छे अच्छे कार्य करेगा, उनको संरक्षण प्रदान करेगा। फिर नेक्स्ट है अनुच्छेद नंबर 29। ये बोलता है कि राज्य द्वारा पूर्ण या आंशिक सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश का अधिकार रहेगा। मान लीजिए कोई भी शिक्षण संस्थान है जो उस राज्य में है, तो जैसे कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, तो अनुच्छेद नंबर 29 क्या करेगा, बोले वो मतलब अधिकार देगा कि हाँ ये अनुसूचित वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति जाति वर्ग के लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, तो ये इन शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश करते हैं, यानी कि उनके लिए कुछ सीट रिजर्व रख सकता है वो। फिर अनुच्छेद 330 लोकसभा में आरक्षण का बात करता है, लोकसभा में निरक्षण का बात करता है, कुछ परसेंट सीट को रिजर्व रहता है। फिर अनुच्छेद 334 विधानसभा में आरक्षण का बात करता है।
अनुच्छेद 335 सरकारी नौकरी में आरक्षण कराता है। आप कोई भी अब वैकेंसी देख लीजिए तो उसमें अगर आपका स्टेट, जैसे आप मान लीजिए झारखंड माध्यमिक आचार्य का जो वैकेंसी आया है सोशियोलॉजी में 159 सीट है, तो उसमें से तो 65 सीट जनरल के लिए, बाकी कैटेगरी वाइज SC ST OBC EWS PW इनके लिए तो सीट रिजर्व है ना, तो उनके लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण का बात है। तो ये कौन से अनुच्छेद में करता है? तो ये अनुच्छेद 335 में करता है। फिर अनुच्छेद नंबर 146 और 338 किसकी बात करता है? तो अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए राज्य में सलाहकार और पृथक आयोग बनाया जाएगा। मान लीजिए कोई राज्य जैसे झारखंड है, तो झारखंड के राज्य का गठन ही हुआ था कि यहाँ के जो जनजाति के लोग हैं उनके लिए स्पेशल उनके ऊपर ध्यान रखें। अब उनके कल्याण के लिए 146 या 338 के अंतर्गत एक पृथक आयोग बनाया जा सकता है, बनाया गया होगा। तो उससे क्या होगा कि वो क्या करेगा कि अपने राज्य के अंदर, है ना, अनुसूचित कल्याण विभाग है ना, ये सब चीज़ें, तो वो सब क्या करता है कि यहाँ के लोगों को उनकी जैसे रक्षा हो सके, उनका संवर्धन हो सके, तो उसके लिए कार्य करता है। तो अब है कि लोकसभा में कितना सीट रहता है? तो लोकसभा में 79 सीट रहता है आरक्षण के तहत। फिर आर्टिकल नंबर 341 बोलता है कि राष्ट्रपति किसी जाति को अनुसूचित जाति घोषित कर सकता है। अब राष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति को देश के सर्वप्रथम नागरिक हो गए, तो उनको यह अधिकार रहता है कि कोई भी जाति को अगर वो चाहे तो अनुसूचित जाति घोषित कर सकता है। जैसे आप लोग देखिएगा कि असम में भी जो स्पेसिफिक एक जाति थी उनके द्वारा आंदोलन किया गया, बिहार में भी स्पेसिफिक जाति के द्वारा, झारखंड में भी आंदोलन किया जाता है कि उनको अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए। इससे क्या होता है, अगर उनको अनुसूचित जाति का दर्जा मिलेगा, अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलेगा, तो उनको नौकरी में आरक्षण मिलेगा कि नहीं, उनके लिए सीट रिजर्व रहेगा, कम परसेंट मार्क्स में ही उनका सिलेक्शन हो जाएगा, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के तुलना में कम नंबर लाने से ही उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए वो चाहते भी है कि उनको अनुसूचित जाति जनजाति का दर्जा उस टाइप से मिल जाए। फिर है कि अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब बना था? तो 1955 में, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो ये था अनुसूचित जाति। अब हम लोग देखेंगे कि अनुसूचित जनजाति क्या होता है। तो बोला जा रहा है कि देश की कुल जनसंख्या में 51% भाग जो है वो अनुसूचित जनजातियों का है, और इसकी जो सर्वाधिक संख्या है वो मध्य प्रदेश में पाई जाती है, और मिजोरम में जनजातियों का पृथक निवास, बाहरी लोगों द्वारा शोषण, वनों पर अधिकार, ईसाई मशीनरियों तथा द्वारा धर्म परिवर्तन के कारण अनेक समस्याओं का वहाँ पे सामना भी करना पड़ा था। जो मिजोरम के लोग थे उनको भाषा संबंधी, अनुकूलन संबंधी तथा अनेक सामाजिक सांस्कृतिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा था, और जिसके निवारण के लिए जब मिजोरम के लोगों को उनका मतलब वो अपने क्षेत्र में रहते हैं लेकिन बाहरी लोग आकर उनके ऊपर जब शोषण करने लगे, तो इसके लिए संविधान में कुछ स्पेशल प्रावधान किए गए। क्या प्रावधान किए गए? अनुसूचित जनजातियों के लिए। हम लोग क्या पढ़े? अनुसूचित जनजातियों के लिए। तो अनुच्छेद नंबर 275 बात करता है कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा विशेष सहायता मिलेगा। जो अनुसूचित जनजाति हैं उनके लिए केंद्र और राज्य सरकार का क्या करेगा? विशेष सहायता प्रदान करेगा। अनुच्छेद 325 मताधिकार का अधिकार देता। पहले मत देने का भी अधिकार नहीं था, फिर उनको मताधिकार मिला। 330 में लोकसभा में 41% आरक्षण की बात की जाती है, और फिर विधानसभा में आपका 52% आरक्षण का है। 335 सरकारी नौकरी की बात करता है। 338 जो है वो राष्ट्रपति क्या करेगा? विशेष अधिकारों की नियुक्ति करता है कि अगर उनको विशेष अधिकार दिया जाए, जैसे जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। और अनुच्छेद नंबर 342 और 344 क्या बोलता है कि मध्य प्रदेश, आसाम, बिहार, उड़ीसा में एक्ट बना 1989 में अनुसूचित जनजातियों के संवर्धन के लिए। और राज्यपाल को भी, राज्य में कौन बड़ा होता है? राज्यपाल होता है, तो उनको भी विशेष अधिकार प्राप्त होता है कि वो एसटी के संबंध में कुछ अपना विशेष डिसीजन ले सके। अगर उस राज्य में स्पेसिफिक एसटी के लोग पाए जाते हैं, उनकी संख्या अधिक है, तो राज्यपाल को भी अधिकार प्राप्त होता है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट्स को हम लोग देख लेते हैं। तो जनजातियों के हित के लिए, जनजाति मतलब एसटी, उनके हित के लिए 1976 में बंधुआ मजदूरी उन्मूलन एक्ट बनाया गया था।
पहले मजदूरों को क्या, बंधुआ मजदूर, उनको कुछ धन देकर, कुछ जमीन, कुछ पैसे देकर उनको बंधुआ बना लिया जाता था। और इस प्रथा के समाप्ति के लिए, इस प्रथा को समाप्ति को क्या बोला जाता है, सागड़ी प्रथा। ये जो प्रथा थी उसका क्या नाम था, सागड़ी प्रथा। इसके समाप्ति के लिए 1976 में बंधुआ मजदूरी उन्मूलन एक्ट बनता है। अनुच्छेद नंबर 348 के तहत 1978 में अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का गठन होता है। आर्टिकल 341 किसका बात करता है कि अनुसूचित जाति को दर्जा प्राप्त होता है, उनको दर्जा देने के लिए कि ये जो जाति है ये अनुसूचित जाति की है, जनजाति की है, ठीक है, इसका दर्जा प्राप्त किया जाता है। 342 बोलता है कि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति घोषित, मान लीजिए कोई जनजाति, कोई भी जाति है, उसको अगर जनजाति घोषित करना है, ठीक है, तो उसके लिए आर्टिकल नंबर 342 काम करता है। आर्टिकल 366 क्या बोलता है कि अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है कि आप किसको अनुसूचित जनजाति कहेंगे। कुछ तो एक परिभाषा होगा ना, जैसे राज्य का परिभाषा होता है कि ये चीज़ें पाई जाएंगी तो वो राज्य कहलाता है। तो उसी प्रकार से अनुसूचित जाति का भी होगा कि हाँ ये चीज़ें होना चाहिए, इनकी इतनी परसेंटेज होनी चाहिए इनके अंतर्गत, जिसको कि अनुसूचित जनजाति बोला जाएगा। तो ये आर्टिकल किस में बात करता है, तो 366 में। देखिए मैंने जितना आर्टिकल बताया यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलेगा कि ये इतना नंबर आर्टिकल किसका बात करता है। राष्ट्रपति किसी भी जनजाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देगा तो अपने किस आर्टिकल में देगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बेस पे ही आर्टिकल को मैंने बताया है। फिर नेक्स्ट है पिछड़ा वर्ग। अनुसूचित जाति पढ़ लिया, अनुसूचित जनजाति हम लोग पढ़ लिए। फिर एक क्या होता है, पिछड़ा वर्ग भी आता है। तो पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत समाज के वे तबके के लोग आते हैं जिन्हें उच्च जातियों से निम्न तथा अछूत समझी जाने वाली जातियों से उच्च परिस्थिति का माना जाता है। पिछड़ा वर्ग किसको आप परिभाषित करेंगे कि कौन सा पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आएगा। तो इसमें बोला जाता है कि पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत वे समाज के लोग आते हैं जो उच्च जातियों से तो निम्न होते हैं, लेकिन जो अन्य जाति, जो अछूत जातियां होती, जैसे जिनके बारे में मैंने अभी पहले बताया, उससे वे ऊंची होती हैं, तो उसको क्या बोला था, पिछड़ा वर्ग, यानी कि ओबीसी। ओबीसी के अंतर्गत ये सभी चीज़ें आ गई। तो बोला जाता है कि संवैधानिक रूप से इनको सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों, जातियों को पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। अब इनके अंतर्गत क्या बोला जा रहा है कि इनका भी अलग कोई प्रावधान होगा संविधान के अंतर्गत। तो इसमें बोला जा रहा है कि अनुच्छेद नंबर 15(4) के अंतर्गत राज्य पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति रखता है। राज्य के अंतर्गत, स्टेट के अंतर्गत ये पावर रहता है कि वो अपना अनुच्छेद 15(4) में वो बोलेगा कि ये कौन सा कैटेगरी जो है वो ओबीसी के अंतर्गत आएगा, पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आएगा। शैक्षणिक, पिछड़ा वर्ग शब्द का प्रयोग किया गया है, और फिर पिछड़ा वर्ग उनको स्पेसिफाई कोई जाति है उनके लिए पिछड़ा वर्ग का प्रयोग किया गया है। अनुच्छेद नंबर 11(4) में पिछड़ा वर्ग हेतु नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। फिर 40 में, और अनुच्छेद 46 किसका बात करता है कि पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति के सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक हितों का संरक्षण करेगा। अब पिछड़ा वर्ग है, उनको अनुसूचित जाति जनजाति के जिस प्रकार से उनको भी शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक के क्षेत्र में संवर्धन प्राप्त हो रहा है, रक्षा उनकी हो रही है, उसी प्रकार से पिछड़ा वर्ग का भी होगा। अनुच्छेद 340 भारत के राष्ट्रपति को अधिकार रहता है कि वो पिछड़ा वर्ग हेतु आयोग का गठन करेगा। और नेक्स्ट बोला जा रहा है कि संविधान के 102वें संविधान संशोधन जब हुआ था, यानी 2018 में जब ये संविधान संशोधन किया गया, कौन सा 102वां जब संविधान संशोधन किया गया, तो उसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का गठन किया गया, जो कि पिछड़े वर्ग के अधिकारों के संरक्षण के रूप में कार्य करता है। अब हो गया, अब कुछ महत्वपूर्ण हम लोग आयोग के बारे में भी देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला आ जाएगा काका कालेलकर आयोग, जिसका गठन 29 जनवरी 1953 को किया गया था, और इसमें 2399 जातियों को रखा गया था, यानी कुल जनसंख्या का 70% भाग इसमें आता था। पिछड़ा वर्ग हेतु गठित यह प्रथम आयोग था। सामाजिक, शैक्षणिक आधार पर पिछड़े वर्गों की स्थिति में सुधार के सुझाव मांगे गए थे इस आयोग के अंतर्गत।
फिर नेक्स्ट आयोग जो बनता है वो है मंडल आयोग। बीपी मंडल के द्वारा इस आयोग का गठन किया गया था। और सन 1977 में जनता दल ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में 25 से लेकर 33% तक की जो पिछड़ी जातियां थीं उनको आरक्षण देने की बात कही गई थी। जब इनकी सरकार बनी तो 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में पिछड़े वर्गों की पहचान एवं उनकी स्थिति में सुधार के लिए एक आयोग का गठन किया गया। उस आयोग का क्या नाम था? मंडल आयोग। और आयोग ने 31 दिसंबर 1980 को अपनी सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक स्थिति की रिपोर्ट पेश की। आयोग ने पिछड़े वर्गों के हेतु नौकरियों में 27% की आरक्षण की सिफारिश की। वो बोले कि जो पिछड़ा वर्ग है उनको 27% का आरक्षण मिलना चाहिए। आयोग ने 3743 जातियों को पिछड़ी जातियां घोषित किया, जिनका कुल जनसंख्या में जो कुल भारत की जनसंख्या उसमें 52% था। आयोग ने इसी अनुपात में स्थान आरक्षित करने की सिफारिश की, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 64 के अनुसार 52% बोला गया था। 50% से अधिक स्थान आरक्षित नहीं किया जा सकता है। संविधान का जो अनुच्छेद 15(4) और 64 ये भी बात करता है कि आप किसी भी जाति के लिए 50% से अधिक आरक्षण नहीं कर सकते हैं। और SC जाति, ST जाति को तो पहले से ही 22.5% का आरक्षण मिल गया था, तो इसलिए पिछड़ी जातियों के लिए कितना आरक्षण मिलता है? तो 27% का आरक्षण दिया जाता है। उसी हिसाब से जो कोई भी वैकेंसी निकलती है, नौकरी होता है, तो उस हिसाब से सीट का बंटवारा किया जाता है। स्थान जो था वो नौकरी एवं शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण करने के लिए सिफारिश की गई। फिर बोला जा रहा है 16 नवंबर 1992 को OBC को 27% का आरक्षण के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय ने इसको सही ठहराया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसको सही ठहराया और इस फैसले में कहा गया कि इस आरक्षण का लाभ OBC नॉन क्रीमी लेयर वर्ग के लोगों को ही मिलेगा। अब OBC के अंतर्गत भी दो प्रकार के हैं, नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर। ठीक है, तो नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर क्या होता है, इसको आप एक देसी भाषा में समझ सकते हैं कि क्रीम मतलब जिसको नॉन क्रीमी माने जिसको कोई क्रीम नहीं मिल रहा, कोई मलाई नहीं मिल रही, मतलब कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है, अब कोई लाभ के पद पे नहीं है, तो वो OBC में आ जाएगा, नॉन क्रीमी लेयर में आ जाएगा OBC के अंतर्गत। और जिसको कोई सरकारी लाभ है, कोई क्रीम मतलब ब्रेड पे क्रीम चढ़ा देने से क्या वो खाने में थोड़ा टेस्ट हो जाता है ना, तो उसी प्रकार से आपका जिसको आरक्षण मतलब सरकारी लाभ ले रहा है तो वो क्रीमी लेयर के अंतर्गत, तो उसको उस हिसाब से मतलब आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। नरसिंहा राव जी के अध्यक्षता में 8 दिसंबर 1993 को 1200 पिछड़ी जातियों को पहचान की गई और 27% का आरक्षण उनको मिला गया। फिर नेक्स्ट कुछ समाज सुधारकों द्वारा जो उनके लिए संस्थाएं बनाई गई थी, जैसे सत्य शोधक समाज, इसकी स्थापना 1873 में की गई थी और ज्योतिराव फूले के द्वारा पुणे में की गई थी, जो कि सांस्कृतिक हिंदूवाद का विरोध के कारण किया गया था। इसमें पिछड़े वर्गों के हितों में मुख्यतः महिलाएं, दलित आदि के सामाजिक उनका शैक्षणिक उत्थान के लिए जो दलित वर्ग के लोग हैं, महिलाएं हैं, उनका किस प्रकार से वो शिक्षा ग्रहण करे, इसके लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई। नेक्स्ट है श्री नारायण धर्म परिपालन इजवाहा जाति। कौन सी जाति? इजवाहा जाति के उत्थान के लिए श्री नारायण गुरु स्वामी के द्वारा नारायण धर्म परिपालन समूह का मतलब ये जो समाज था उसकी स्थापना की गई। फिर मुंगेरी लाल आयोग बिहार का गठन किया गया 1971 में। फिर LG हवानूर आयोग कर्नाटक का 1972 में गठन किया गया इस आयोग का। आंध्र बेटे ने कृषि करने वाले जातियों को भी पिछड़ा वर्ग माना है। आंध्र बेटे जो थे वो कृषि करने वाले जातियों को भी क्या मानते थे कि पिछड़ा वर्ग मानते थे। तो इस प्रकार से आपका जो ये जाति के जनजाति के अंतर्गत जो अनुसूचित जाति है, जनजाति है, पिछड़ा वर्ग है, ये तीनों ही टॉपिक इसमें आपका कवर हो गया। तो आप लोग को समझ सकते हैं कि मैंने उसी प्रकार के नोट्स बनाए हैं ताकि आपको एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिल जाएं। और इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो जरूर इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के भी शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।